नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो में हम मार्केट्स पर तो आउटलुक लेंगे ही, लेकिन बात करेंगे टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीता शेट्टी मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं टाटा म्यूचुअल फंड से। मीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और टाटा डिजिटल फंड पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले मार्केट पर फिलहाल के सिनेरियो पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर भी एक राय लेना चाहेंगे। तो फिलहाल कैसे रीड करती हैं आप इस मार्केट के सिनेरियो को? हमने पेन देखा, कंसिस्टेंट मार्केट में गिरावट आते हुए देखी, और अब पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा सा रिलीफ दिखाई दिया है। क्या कहेंगे कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं मार्केट्स में, अभी भी शायद और पेन देखने को मिल सकता है? तो आई थिंक अगर हम देखें तो ये जो अनसर्टेनिटीज अभी जिसकी वजह से कि मार्केट ने जो रिएक्ट किया है वो अभी हम जो देखा है हमने पिछले कुछ हफ्तों में उसके दो तीन कारण रहे हैं। पहला कि हमारे जो वैल्यूएशन थे एज एन इंडियन मार्केट वो काफी बढ़े हुए थे। और जब वैल्यूएशंस काफी हाई होते हैं तो नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट उस पर काफी तेजी से देखने मिलता है। तो वो एक पहला रीजन था कि वैल्यूएशंस काफी बढ़े हुए थे। दूसरा ये था कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो हम देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद में टैरिफ को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग जो एक माहौल बनाया हुआ है, वो एक एडिशनल रीजन था जिसकी वजह से कि मार्केट्स ने उसको काफी नेगेटिवली लिया। और तीसरा ये रीजन था कि अगर हम देखें हमने जो पिछले साल इंफ्रा पर जो केपेक्स करने का जो हमने एक नंबर कोट किया था 11 लाख करोड़ के ऊपर का, बट हमने उसको रिवाइज करके जो इस बार के जो हमारे बजट है उसमें हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट 10 से 15% लोअर की रेंज में चल रहा है। और हम अगर जनवरी के भी नंबर्स देखते हैं तो वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि शायद हमने जो नया नंबर डाला है वो उसको बीट करने के लिए भी हमें थोड़ा एडिशनल पुश लगने वाला है, जो शायद फेब और मार्च में हम देख लेंगे। बट ये काफी रीजन, ये दो तीन रीजन से जिसकी वजह से कि मार्केट्स में हमने जो देखा रिएक्शन और वैल्यूएशन, जैसे मैंने कहा कि जब काफी हायर लेवल पे होते हैं तो नेगेटिव न्यूज का डेफिनेटली ऐसा ही इम्पैक्ट हमने देखा है पहले भी। अब अगर यहाँ से हम आउटलुक की बात करें और हम जैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, यस मार्केट्स करेक्शन के बाद में अब वैल्यूएशन थोड़े से एक लेवल पर आए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अट्रैक्टिव है, बट एक रीजनेबल लेवल की जोन में अब हम आ रहे हैं। एक और रेंज है जिसको हम देखते हैं कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के सामने इंडिया की वैल्यूएशन किस तरह चल रही है, तो वो भी हम अगर देखें तो वो एक अच्छे जोन में अब दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी एज ए सेट कि बहुत अट्रैक्टिव है, बट वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल अब कुछ कुछ पॉकेट्स में हमें दिख रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा कि अप्रैल महीने में जब क्वार्टरली रिजल्ट सीजन होती है, जो मार्च एंडेड रिजल्ट्स आएंगे, और एक ओवरऑल ईयर का भी एक आउटलुक जब कंपनियां शेयर करेंगी, तो हमें उस पे थोड़ा सा एक सेंस मिलेगा कि किस तरह से आउटलुक बन रहा है। बट आई थिंक काफी कुछ डिपेंड आल्सो विल बी ऑन की टैरिफ किस तरह से मूव हो रहे हैं, यूएस का क्या स्टैंड है इंडिया की तरफ। और तो काफी मूविंग पार्ट्स है इज व्हाट आई वुड से। ओके अच्छा मीता जी, एक चीज़ बताइए। जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव नहीं हुई हैं बट रीजनेबल हैं, अभी भी कौन सी ऐसी पॉकेट्स आपको दिखाई दे रही हैं जहां पर रिसेंट करेक्शन के बावजूद भी वैल्यूएशंस आपको रिच दिखाई दे रही हैं, जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी आपको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं? तो अगर हम देखें कैप गुड्स हो गया, या हम देखें काफी जैसे कि फार्मा में एक अच्छा हमने देखा था कि री रेटिंग हुई थी। और हम जैसे देखें कि काफी सारे ऐसे जो बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स थे, जैसे कि हम क्विक कॉमर्स की बात करें या हम ईएमएस की बात करें, तो वो काफी सेक्टर्स में करेक्शन के बाद भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी इतने रीजनेबल नहीं हुए हैं। और ग्रोथ वहां पे कैसी आ रही है उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि ये सेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। जहां पे ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी वहां पर हमें नहीं लगता है कि बहुत कंसर्न होगा, बट ग्रोथ पे काफी कुछ अब डिपेंड करेगा उस पे। ओके और वैल्यूएशन रीजनेबल कहाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ थोड़ा कंफर्ट आना शुरू हुआ है कि हाँ अब एक्सपोजर लिया जा सकता है सेलेक्ट स्टॉक्स में? सो प्राइवेट बैंक्स या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वो उन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था पिछले 2 साल 3 साल से, और उसके वैल्यूएशंस एक अच्छे लेवल पे थे और आज भी वो वैल्यूएशंस एक अच्छे रेंज में ही चल रहे हैं।
सो वो डेफिनेटली एक पॉकेट है जहाँ पे वैल्यूएशन की कंफर्ट है। उसके अलावा अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो वहां पर भी वैल्यूएशन एक रीजनेबल अच्छे लेवल पर है। इनकी लास्ट 10 ईयर की एवरेज देखें तो वो काफी एक अच्छे जोन में अब दिख रहे हैं। ये दो हैं। आईटी सेक्टर जो रिसेंटली करेक्शन हमने देखा है उसके बाद उनके वैल्यूएशन प्री कोविड लेवल्स के पास अब दिखने लगे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा अभी भी ऊपर चल रहे हैं बट एक अच्छा जोन उनमें भी बैठता हुआ दिख रहा है। अब टाटा डिजिटल फंड पर चर्चा शुरू करते हैं। फंड की अगर हम प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी वाइब्रेंट रही है, इनकरेजिंग रही है। तो पहले तो कुछ और डिटेल्स डाइव इन करने की कोशिश करते हैं। तो नीता जी, पहले तो बताइए, टाटा डिजिटल फंड एज नेम सजेस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस में ही एक्सपोजर इस फंड के थ्रू रहता है, लेकिन कहाँ कहाँ किस तरीके का एक्सपोजर आपने प्लान किया हुआ है इस फंड के थ्रू, किस तरीके की पास्ट परफॉर्मेंस रही है, बताइए। श्योर। सो इस फंड में हम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को तो डेफिनेटली ऐड करते ही हैं, बट इसमें हमने प्लेटफॉर्म कंपनीज भी कुछ ले रखी हैं, कुछ जो डिजिटाइजेशन की तरफ जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो में फैक्टशीट में आपको कुछ एक कैप गुड्स जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ काम करते हैं, हम उन्हें भी हमने इस फंड में ऐड किया हुआ है। तो ये काफी डाइवर्स है इन दैट सेंस। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट 75% एक्सपोजर हमारा आईटी सर्विसेज की तरफ है और बाकी का जो एक्सपोजर है वो प्लेटफॉर्म कंपनीज और जैसे मैंने बताया जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ काम कर रही हैं, कुछ उन कंपनीज में भी एक्सपोजर है हमारा। इसमें फिनटेक का भी हमारा एक्सपोजर है थोड़ा, बट ऑल दैट पुट टुगेदर ऑलमोस्ट 25% नॉन आईटी सर्विसेज आप मान के चल सकते हैं ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। ओके अच्छा, तो फिर डू यू थिंक कि ये सही समय है इस फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करने का, यहाँ एक्सपोजर या फिर लेने का, या फिर जिनके पास भी ऑलरेडी ये फंड हो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करने का, कंसिडरिंग जैसे आपने खुद बताया कि 75% आईटी सर्विसेज में है, आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स भी हैं, फिनटेक कंपनीज का भी आपने जिक्र किया। जिस तरीके से ग्लोबल चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, आउटलुक आपके हिसाब से क्या रहेगा फिर? अगर चैलेंजेस की बात करें तो फिलहाल दो चैलेंज हैं जो क्लियरली इस सेक्टर स्पेशली आईटी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो दो चैलेंज हमें क्लियरली दिख रहे हैं। पहला ये है कि जिस तरह से यूएस मैक्रोस को लेके काफी अनसर्टेनिटी रही है, रेट कट साइकिल जिसकी हमने शुरुआत देखी थी वो भी एक तरह से अब फिलहाल पॉज की तरफ है। आज फेड के मीटिंग का एक हमें मिलेगा एक रेंज की अब क्या उनका व्यू है और रेट कट पे वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। बट हमने वो एक अनसर्टेनिटी देखी है ऑन द रेट कट, और उसकी वजह से यूएस के जो लार्ज क्लाइंट्स हैं, जो कि कस्टमर्स हैं हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए, वो अपने स्पेंड को थोड़ा सा एक पॉज देने की चर्चा में है। और वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से पहले मैक्रोज है और किस तरह से यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, उसके बेहाफ पे वो डिसाइड करेंगे कि आईटी का स्पेंड किस तरह से करा जाएगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी है ग्रोथ पर एक आईटी सर्विस कंपनीज के लिए। और दूसरा है कि जो हम जेनएआई का एडॉप्शन देख रहे हैं, वो एडॉप्शन बहुत तेजी से अब बातचीत उसकी हो रही है और उसकी वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट टेम्पररी रहता है, क्योंकि देखिए कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी का जो काम है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होते जाता है और एक नया एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है जो नई टेक्नोलॉजी से रेवेन्यूज आने लगते हैं। पर इस बीच में एक रीसेट फेज होता है जहां पर कभी कभार इम्पैक्ट हो सकता है कि ज्यादा हो जाए जो डिप्लीटिंग है, और जो बेनिफिट है वो हो सकता है कि आपको 1 या 2 क्वार्टर या 1 साल के लैग के बाद दिखने लगे। तो वो एक फेज अब हम उसके नजदीक में बहुत आ रहे हैं। तो वो एक एडेड अनसर्टेनिटी लेयर ऐड करता है आईटी सर्विसेज के लिए। पहला है कि क्लाइंट्स खुद सोच रहे हैं कि किस तरह से स्पेंडिंग किया जाए, और दूसरा कि जेने एडॉप्शन में कितना इम्पैक्ट हो सकता है एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज पे और नए रेवेन्यू की स्ट्रीम किस तरह से उभर के आती है। तो ये फिलहाल हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज हैं रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। हालांकि जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन अब प्री कोविड के पास आ गए हैं। अगर हम ट्रेलिंग बेसिस पे इन कंपनियों को देखें तो प्री कोविड ये जिस तरह से 2019 और अर्ली 20s में ट्रेड करते थे, हम बहुत नजदीक आ गए हैं उस रेंज के। तो आई थिंक दैट वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट बनते रख रहा है। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स जो आईटी को या डिजिटाइजेशन स्टोरी या ये जेने एडॉप्शन को अगर अपने पोर्टफोलियो में एक उसका एक सेगमेंट रखना चाहते हैं और उनका होराइजन लॉन्गर टर्म है, देन आई थिंक दैट एक स्टैगर्ड अप्रोच इस फंड में किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा आना शुरू हुआ है। अगर हम निफ्टी आईटी को ही देखें तो
2025 के स्टार्टिंग से लेकर अब तक 16% के आसपास का ड्रॉप हमने निफ्टी आईटी में आते हुए देखा है। अगर हम वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स पढ़ें जो रीसेंट टाइम्स में आई हैं, सब अभी सेक्टर को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस 16% के ड्रॉप के बावजूद भी उनको अभी भी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रही हैं। तो अगर हम आपका व्यू लेना चाहें तो क्या भले ही प्री कोविड लेवल्स पर वैल्यूएशंस दिखाई दे रही हैं, बट क्या अभी भी जो प्रॉपर वैल्यूएशन कंफर्ट है वो आना बाकी है? वो कब तक आएगा? क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने कहा कि अभी अनसर्टेनिटीज बहुत हैं और काफी डिपेंड करेगा यहाँ से वैल्यूएशन किस रेंज में रहते हैं या यहाँ से कम हो रहे हैं, और वो काफी डिपेंड करेगा कि ये दोनों एस्पेक्ट्स जो मैंने कहे उस पर क्लैरिटी कितनी आती है। और स्पेशली ऑन दी यूएस मैक्रोज आई थिंक उस पर क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली वो ही हमारे रेवेन्यू ग्रोथ को एक अच्छा विजिबिलिटी देता है, क्योंकि यूएस एक क्रिटिकल मार्केट है इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए, और करीब 50 to 60% रेवेन्यू कंपनियों का यूएस मार्केट से आता है रेवेन्यू। तो वहां पर एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ क्लैरिटी में कुछ ऐसा दिख के आता है कि डिले होगा और या ग्रोथ और यहाँ से थोड़ी डिटोरेट हो सकती है, तब हम हो सकता है कि वैल्यूएशन थोड़े और दबे हुए देखें, यहाँ से थोड़े और नीचे की तरफ देखें इन द नियर टर्म। बट अ लॉट डिपेंड्स कि वहां पे कैसी क्लैरिटी आ रही है। अच्छा, इस मार्केट फॉल में या पिछले 3 महीनों में कुछ बदलाव आपने इस फंड के पोर्टफोलियो में किए थे? अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें कि कहीं प्रॉफिट टेकिंग की या कहीं नए होल्डिंग इंक्रीज की, कहीं स्टेक बढ़ाया, कुछ इस तरीके के बदलाव किए या फिर एज इट इज रही होल्डिंग? हमने थोड़ा सा हमारा लार्ज कैप पे एक्सपोजर बढ़ाया है मिड और स्मॉल की तरफ से। वो हमने पिछले 3 से 6 महीने के बीच में थोड़ा हल्का सा उस वहां पे स्क्यू किया है, बट बहुत मेजर चेंज उस फंड में नहीं हुए हैं। ओके ओके, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी में ही लार्ज कैप्स में कितना एक्सपोजर है, मिड कैप्स में कितना एक्सपोजर है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और डिटेल्स डाइव इन करेंगे, रुपी मार्केट को भी समझेंगे मीता से। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। हमारे साथ मीता शेट्टी मौजूद हैं जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं टाटा म्यूचुअल फंड से, और अब हम बात कर रहे हैं टाटा डिजिटल फंड की और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो मीता जी, अब तक हमने वैल्यूएशंस की बातचीत की, आईटी सेक्टर के आगे के आउटलुक पर चर्चा की, लेकिन अगर हम टाटा डिजिटल फंड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो जैसे आपने क्लियरली कहा कि 75% के आसपास का एक्सपोजर आपका आईटी सर्विसेज में है, उसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज, फिनटेक, बाकी कंपनीज या फिर बाकी सेगमेंट्स भी आपके पास हैं। लेकिन अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो अभी इस फंड में लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स का कितना कॉम्पोजिशन है? लार्ज कैप हमारा 70% के करीब एक्सपोजर है, 70 से ज्यादा है थोड़ा, और बाकी का हमारा मिड और स्मॉल में है। और अगर सिर्फ हम आईटी सर्विसेज में लार्ज कैप की बात करें तो 65% एक्सपोजर आईटी सर्विसेज की लार्ज कैप कंपनियों का है। बट क्योंकि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म कंपनीज वगैरह भी हैं, तो उसे मिलाकर 70% हमारा लार्ज कैप में है ओवरऑल फंड अच्छा। लेवल पे। अच्छा मीता, अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें या मिड टू लार्ज कैप साइज वाली कंपनीज की बात करें तो आप एलटीआई माइंट्री देखें, टाटा एलेक्सी देखें, टाटा टेक देखें, सब 52 वीक लोज पर ट्रेड कर रहे हैं इस आईटी सेक्टर डाउनटर्न के बीच में। मिड कैप्स में स्पेशली कहीं कंफर्ट आना शुरू हुआ है क्या, या फिर अभी भी इंतजार रहेगा? स्टॉक स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन टेल यू दैट काफी कंपनियों में क्लाइंट लेवल पे जहां पर ज्यादा इश्यू है, वहां पर हमने देखा है कि काफी एक में इम्पैक्ट ज्यादा दिखने मिला है उन कंपनियों पे। और काफी लार्ज क्लाइंट में अगर आपकी कहीं इशू है तो वो कंपनियों का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो आपने देखा है वो लार्जली उसकी वजह से है। बट मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट के लिए भी और वो आईटी सर्विसेज के लिए भी इम्प्लाई होता है कि ये मार्केट वैसा नहीं है कि आप सारे मिड और स्मॉल कैप में देखोगे कि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है अल्फा बनाने के लिए। तो एक बहुत बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच रखना ज्यादा जरूरी है इस मार्केट में, और वही अप्रोच हम इस फंड में भी ले रहे हैं। ओके अच्छा, जो भी कंपनीज आपने की हैं या पिक करते हैं, क्या क्राइटेरिया आपका रहता है उन कंपनीज को पिक करने के पीछे? तो एक तो हमारा एज अ हाउस हम गार फिलोसॉफी को मान के चलते हैं एज अ हमारा जो एक बेस है, और जनरली उसमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों का ही एक अच्छा खासा कंफर्ट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
उसके अलावा मैं अपने फंड में ऐसा अप्रोच रखती हूँ कि कुछ मेरे एटलीस्ट 50% एक्सपोज़र मेरे अल्फा आइडियाज़ में होता है और बाकी का 50% कंपाउंडर आइडियाज़ होते हैं जो कि एक स्टेडीनेस देते हैं फंड को अगर वोलेटाइल टाइम्स में मार्केट चले जाता है। तो ये एक अप्रोच मेरा हमेशा से रहा है और यही अप्रोच के साथ जनरली स्टॉक्स पिक किए जाते हैं। तो गार्प इज़ आई थिंक द बेस एंड उसके ऊपर फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और क्या स्ट्रैटेजीज़ मैं लेती हूँ, उसके हिसाब से ये फंड में एलोकेशंस हम करते हैं। अच्छा, इस फंड की और डिटेल्स आपसे समझेंगे मीता, लेकिन उससे पहले करेंसी मार्केट पर आपकी राय चाहिए, क्योंकि रुपी बिहेवियर हम देखें, डॉलर इंडेक्स में कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ, रुपी की वीकनेस कैसे आप देखती हैं? क्योंकि दोनों की ही प्राइस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी अर्निंग्स के हिसाब से, तो करेंसी मार्केट पर अभी आपकी राय क्या है विद रिगार्ड्स टू आईटी अर्निंग्स? तो आई एम नॉट अ करेंसी एक्सपर्ट बट मैं ये बोल सकती हूँ कि आईटी सर्विसेज को जनरली एक अच्छा फायदा होता है जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है क्योंकि उनकी इनकम डॉलर में है और डेफिनेटली उनके मार्जिन्स पर एक पॉजिटिव हमें देखने मिलता है बेनिफिट फ्लो होते हुए। बट ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है तो करेंसी पर व्यू लेकर मुझे नहीं लगता कि एक सेक्टर को देखना चाहिए बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के लिए आते हैं और वो पूरा रीसेट हो जाता है once they come up और clients उसको डेफिनेटली बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते भी हैं। सो बट नियर टर्म में यस उसका 1 से 2 क्वार्टर तक हमें हो सकता है कि फायदा देखने मिले इन कंपनियों के मार्जिन्स में। ओके। अच्छा, अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो कितने समय में बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करती हैं? क्या स्ट्रैटेजी होती है एग्जैक्टली? आई एम श्योर डे टू डे मॉनिटरिंग तो होती होगी ही, लेकिन अगर कुछ पोर्टफोलियो चेंजेस करने हो तो क्या कोई सेट पैरामीटर है कि क्वार्टरली होता है या फिर आप मार्केट के मूड के हिसाब से डिसीजन लेती हैं? कैसे स्ट्रैटेजी रखती हैं? सो सी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स नॉट दैट एक क्वार्टर या 6 महीने में ऑफ कोर्स द रिव्यू हैपेंस वेरी रेगुलरली इंटरनली एंड एट माय लेवल एट अ टीम लेवल एंड एट माय लेवल। बट जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए इस पोर्टफोलियो में अल्फा और कंपाउंडर के जो बकेट्स हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं मेरे लिए टू इंश्योर दैट मैं स्टेबिलिटी भी दे रही हूँ फॉर इन्वेस्टर्स को और उसके साथ साथ अल्फा अपॉर्चुनिटीज के लिए भी एक अच्छा विंडो ओपन करके रख रही हूँ। और जहां पर भी मुझे लगता है कि अब मेरे अल्फा आइडियाज काफी चल चुके हैं और यहाँ से अब उसमें एक बड़ा अल्फा बनने की जगह नहीं है तब वो रीसेट होता है। सो इट्स मोर टू डू विथ कि ये बकेट्स कैसे मूव कर रहे हैं और उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर व्यू चेंज हो जाता है किसी मैनेजमेंट पर या किसी कंपनी पर किसी भी वजह से एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स की वजह से तो उसको एक रिवैल्यूएट करना ऑफ कोर्स जरूरी हो जाता है। बट लार्जली ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कि आप देखोगे कि अगर कुछ शिफ्ट हो रहा है फंड में तो लार्जली ये 2-3 रीजंस की वजह से होता है। ओके। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में एक्सपोजर लेना चाहे तो एटलीस्ट कितना होराइजन लेकर चले? टाइम होराइजन मुझे लगता है कि चाहे वो डिजिटल फंड हो या चाहे वो कोई भी फंड हो इक्विटी मार्केट्स में आपको 3 से 5 साल का व्यू डेफिनेटली रखना है द लॉन्गर द बेटर। और एलोकेशन भी आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करना है क्योंकि जब हम डिवर्सिफाइड फंड को देखते हैं वर्सेस एक सेक्टोरल फंड को या थीमेटिक फंड को देखते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होती है। सो क्लियरली आपको आपके रिस्क के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडेंस के साथ। सो आई वुड से दैट लॉन्ग टर्म होराइजन एंड योर रिस्क आप कितना ले सकते हैं सेक्टोरल फंड्स के लिए उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करिए। ओके। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आपको इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए। एक चीज़ और, अगर हम टोटल एयूएम देखें तो कितना है अभी इस फंड के अंडर, और रीसेंट मार्केट फॉल में कुछ बदलाव हुआ है क्या रिडेम्पशंस में या नए एडिशंस में? किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं? तो हमारा फंड ने बिल्कुल जैसे मार्केट कैप हमारा बिहेव हुआ है मोर और लेस हमारा वैसे ही बिहेवियर रहा है इन टर्म्स ऑफ एयूएम बट वी आर अबाउट 10,000 करोड़ इन टर्म्स ऑफ साइज। ओके। ओके, 10,000 करोड़ के आसपास का साइज इस फंड का, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो आप डेफिनेटली इस फंड को देख सकते हैं और यही आउटलुक है। अच्छा, अर्निंग्स को लेकर एक कमेंट और आपका मीता लेना चाहेंगे। अगर हम आईटी अर्निंग्स की ही बात करें, आपने मैनेजमेंट कमेंट्री प्रीवियस 2 क्वार्टर्स की मैनेजमेंट्स की सुनी होंगी, क्या की टेक अवेज रहे और अर्निंग्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? और पेन देखने को मिल सकता है अभी, थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं या फिर बेटर डेज आर अहेड, क्या कहेंगी? सी अगर हम देखें 6 महीने पहले जो एक अनसर्टेनिटी सिनेरियो बना हुआ था यूएस में और उसके बाद जब फेड ने रेट कट की बात करी और एक हमने रेट कट भी देखा उसके बाद से एक पॉजिटिविटी एक्चुअली आने लगी थी सेक्टर में। कंपनियों की कमेंट्री में भी वो रिफ्लेक्टेड था
स्पेशली दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमने देखा था कि थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ रही है यूएस बीएफएसआई सेक्टर में। हमने कमेंट्री सुनी थी कि एक रिवाइवल आ रहा है आईटी स्पेंड्स को लेकर, और काफी पॉकेट्स इमर्ज हो रहे थे। बट हालांकि पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि वो काफी कुछ फिजल आउट हो गया है बिकॉज ऑफ द द न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस देयर। सो क्लियरली उसकी वजह से जो भी हम पॉजिटिविटी देख रहे थे वो एक बार के लिए फिर से डाई डाउन हो गई है। और आगे जाकर हमें दैट्स व्हाट आई सेड कि वो एक अनसर्टेनिटी है जिसपे हमें क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम की आईटी वर्टिकल्स की बात करें मीता जी, जैसे आपने भी मेंशन किया, फिर चाहे वो एआई हो, क्लाउड हो, बीएफएसआई हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं। कौन से वो वर्टिकल्स हैं जहाँ पर फिर भी उतनी चिंता दिखाई नहीं दे रही है? कौन से वो वर्टिकल्स हैं जहाँ पर अभी पेन शायद और परसिस्ट करते हुए दिखाई देगा? यूएस ओवरऑल मार्केट में ही एक वीकनेस है। सो आई वुड से दैट नॉट ओनली बीएफएसआई बट रिटेल हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जो कि लार्ज स्पेंडर्स हैं आईटी सर्विसेज की तरफ। वहां पर हमें ओवरऑल इकोनॉमी पे क्लैरिटी आएगी तभी ये सारे सेक्टर्स में हम बेनिफिट उसका देखेंगे। बट हालांकि जैसे मैंने कहा कि फंड में कुछ एक्सपोजर हमारा प्लेटफॉर्म कंपनीज पर है, और जो ज्यादा इंडिया फोकस स्टोरीज हैं वहां पर हमें ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं दिख रही है, और ओके, उनकी ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है, और वी एक्सपेक्ट कि वो शायद कंटिन्यू भी रहेगी काफी समय तक। ओके। अच्छा मीता जी, एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि आप हमारे शो में मौजूद हैं तो एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप व्यूअर्स को देना चाहती हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, क्योंकि रिसेंटली इस मार्केट की टर्बुलेंस में कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर का कम हुआ है। बहुत सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस हमें मिलते हैं व्यूअर्स के, और सवाल इस तरीके के हैं कि क्या एसआईपी रोक दें, क्या अभी एकदम से लमसम पैसा डालें, या भी थोड़े समय के बाद एसआईपी स्टार्ट करें? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को, मार्केट को बखूबी समझती हैं, क्या एडवाइस आपकी रहेगी? तो मेरा ये मानना है कि एज एज अ इंडियन इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में हमें कोई बहुत मेजर कंसर्न्स नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ से हम आगे के आने वाले 5-10 साल की व्यू लें तो वहां पर भी हमें कोई मेजर कंसर्न्स नहीं दिख रहे हैं। हमने काफी सही स्टेप्स लिए हैं इन द राइट डायरेक्शन, जैसे हमारी इंफ्रा की स्पेंडिंग हो गई, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को जो हम बिल्ड कर रहे हैं टू शोकेस अस ऑन अ ग्लोबल लेवल एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, या फिर हमने जो हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री को या बैंकिंग इंडस्ट्री को, जिस तरह मैं मान के चलूंगी कि हमने देखा इवॉल्व होते हुए, सो वो सारे एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमी को एक हाई ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कुछ सालों से, और वो कंटिन्यू रहेंगे हमारे हिसाब से। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड रहना और एक स्टैगर्ड अप्रोच से इन्वेस्ट करते रहना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत वैल्यूएशन जब बढ़ जाते हैं तो हम एक फेज देखते हैं जहां पर कि मार्केट्स थोड़े सबड्यूड होते हैं, थोड़े वॉलेटाइल हो जाते हैं, जो कि हम फिलहाल देख रहे हैं। सो आई वुड से दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और एक स्टैगर्ड वे में अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो आई डोंट थिंक दैट बहुत वरी होना जरूरी है। बट आपके रिस्क एपेटाइट को आप जरूर ध्यान में रखिए, और आपका एक्सपोजर आप जैसे कि अगर आपका रिस्क काफी कम है, या अब आप आगे जाकर कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आप सिर्फ लार्ज कैप फंड्स की तरफ जा सकते हैं। और आप एक्सपोजर अगर आपका बहुत ज्यादा स्मॉल और मिड की तरफ है और आपको रिस्क कम लेना है आगे जाते हुए, तो आप एक रीबैलेंस भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ऑफकोर्स आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सही होगा आपको गाइड करने के लिए, बिकॉज ही वुड नो द रिस्क एपेटाइट ऑफ योर्स। बट आई वुड से दैट अगर आपको रिवैल्यूएट करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अलग ऑप्शन है जिसको आप डेफिनेटली इवैल्यूएट करिए ओवर ओवर द कमिंग इयर्स। ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया मीता जी आने के लिए शो में, और मार्केट्स के साथ साथ टाटा डिजिटल फंड और के बारे में बातचीत करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को भी एडवाइस सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। तो ये बात हुई मीता शेट्टी से, जिन्होंने मार्केट्स पर तो अपने व्यूज़ दिए ही, लेकिन अभी भी कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, कहीं पेन थोड़ा और बाकी है। लेकिन हाँ, एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखिए, एसआईपी बंद करने का समय नहीं है, एसआईपी इंक्रीज करने का समय है। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।